हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर से बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक जो यूनिट फर्स्ट है हमारा, उसमें का है क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन या थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डी ब्रॉगली थ्योरी या बोलो इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सब, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, बोर पढ़े थे। बोर का परमाणु मॉडल पढ़े थे। तो बोर ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया, डी ब्रॉगली। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि इन्होंने क्या चीज़ बोला कि जिस प्रकार लाइट की डुअल नेचर होती है, ठीक है, मतलब वह एक ही समय में कण तथा तरंग, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार यह प्रकृति पदार्थ में भी होती है। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, डी ब्रॉगली। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है, डी ब्रॉगली आइडिया ऑफ मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली आइडिया ऑफ मैटर वेव्स देखेंगे। ठीक है, मतलब जो पदार्थ होती है ना, या द्रव्य होती है, तो द्रव्य तरंगों का विचार देखेंगे थोड़ा सा। तो देखो डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार जो लाइट है, ठीक है, प्रकाश, वो क्या करता है, वेव और पार्टिकल्स दोनों के समान व्यवहार करता है, बिहेव करता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो पदार्थ है हमारा, वो पदार्थ भी ऐसे डुअल नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या माना जाता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये जो होते हैं जब क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, तो इनकी जो नेचर होती है क्या, जैसे हमारे छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, तो इन लोग जब मोशन करते हैं तो इनकी जो नेचर होती है, नेचर वो क्या होती है, वेव की भांति भी होती है और पार्टिकल्स की भांति भी होती है। मतलब तरंग और कण दोनों के समान व्यवहार करती हैं। इसी को ही इन्होंने क्या बोला, इसी को ही इन्होंने, जो हमारे द्रव्य होते हैं वो डुबल नेचर के होते हैं, तो इसको 1924 में जो हमारे डी ब्रॉगली थे, उन्होंने क्या किया, जो बोर का सिद्धांत था, उस बोर के सिद्धांत, फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सिद्धांत, ये सब को क्या किए, नेचर, जो प्रकृति नेचर होते हैं, द्वैती नेचर होते हैं, वो तीनों बातों को, तीनों के जो थ्योरी था उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बताया कि ये भी डुअल नेचर के होते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। ठीक, शॉर्ट शब्दों में हम लोग अभी थोड़ा सा देखें आइडिया ऑफ मैटर डी ब्रॉगली का। तो डी ब्रॉगली के अनुसार जैसे लाइट है वो वेव पार्टिकल्स के समान व्यवहार करता है, वैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन लोग जब गति करते हैं तो गति करने से इनकी जो नेचर होती है वो वेव पार्टिकल दोनों के समान व्यवहार करती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत, बोर का सिद्धांत, ये सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए डी ब्रॉगली ने अपना ये बताया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। क्लियर है?
अब देखो, अब मेन हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्रॉगली का थ्योरी। तो डी ब्रॉगली थ्योरी में जैसे देखो, अभी जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि डी ब्रॉगली में क्या होता है, जो हमारे क्या हैं, पदार्थ हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या करता है, वेव की भांति और पार्टिकल्स की भांति, मतलब दोनों की भांति क्या करता है, व्यवहार शो करता है ना। तो अभी जस्ट इसके पहले मैटर वाला में देखें तो एक प्लांक का सिद्धांत और एक आइंस्टीन का सिद्धांत। तो प्लांक ने क्या चीज़ को बताया था, वेव को बताया था। आइंस्टीन ने क्या चीज़ को बताया था, पार्टिकल्स को बताया था। जो प्लांक थे उन्होंने क्या को बताया, वेव नेचर को बताया, जो हमारे पदार्थ हैं उसके वेव नेचर को बताया। और जो आइंस्टीन हैं इन्होंने क्या चीज़ को बताया, पार्टिकल्स के नेचर को बताया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे, जो पदार्थ हैं हमारे, वो पार्टिकल्स की भांति व्यवहार शो करते हैं, ऐसा बोला। तो इसके लिए जो प्लांक थे हमारे, उन्होंने एक छोटा सा इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन, E = h/μ। और आइंस्टीन ने अपना जो इक्वेशन दिया वो इक्वेशन क्या था, E = mc²। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ लो, फिर अभी इक्वेशन इसका हम लोग बनाएंगे। तो क्या बोला डी ब्रॉगली ने, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वेव और पार्टिकल्स दोनों की भांति व्यवहार करते हैं एक ही टाइम पे ना। तो ये दोनों की भांति व्यवहार शो करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे प्लांक ने अपना वेव का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बताया था, वेव नेचर को बताया था। तो इसके लिए इन्होंने अपना इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन क्या है, E = h/μ। फिर आइंस्टीन ने पार्टिकल्स को बताया, पार्टिकल्स नेचर के होते हैं। तो इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया E = mc²। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम लोगों को देखना है क्या, प्लांक में और किस में, आइंस्टीन, दोनों में संबंध देखना है ना, डी ब्रॉगली, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, अब यहाँ पे ये जान लो, दोनों में जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो हमको क्या क्या मिला। एक जो प्लांक ने दिया था वो क्या था, E = h/μ। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। आइंस्टीन के द्वारा क्या मिला था, E = mc²। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो। यहाँ पे m का मतलब होता है, m = है क्या, कण की संहति। एक सेकेंड ना, देखो जो हमारा एम है, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, एम हो गया, ई है, ई यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। म्यू है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, एच है, इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, या फिर आप लोग हिंदी में बोलो प्लांक नियतांक। क्लियर है। अब देखो हम लोगों को दो इक्वेशन मिला है, E = h/μ, E = mc²। दोनों का अब संबंध, दोनों को अब हम लोग मिलाएंगे, रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, h/μ = mc²। यही होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों को मिला दोगे तो यही होगा, h/μ = mc²। अब चूँकि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि म्यू = होता है c/λ। क्या होता है, c/λ। तो हमको जहाँ पे म्यू दिख रहा है वहाँ पे हम लोग c/λ वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा,
एच इंटू सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा। अब देखो एक सी यहाँ से कैंसल आउट हो गया, एक सी यहाँ से कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, देखो यहाँ से एक सी कैंसल आउट हो गया, यहाँ से एक सी कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या बचा, एम सी बचा, एक सी बचा है ना। अब यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, तो लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम सी, यही होगा, एच अपॉन एम सी। तो ये क्या चीज़ के लिए है, वेव के लिए, जो प्लांक ने दिया है इक्वेशन है ना, तो ये वेव के लिए निकल गया। अब देखो पार्टिकल्स के लिए जब हम करेंगे तो पार्टिकल्स में क्या होगा, पार्टिकल्स की प्रकृति वेव जैसी होती है, ठीक, क्या जैसी होती है, जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का जो नेचर है, ये नेचर किसके समान होता है, वेव के समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सी है, ठीक, सी है, तो ये सी को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें, वी में कर देंगे, किया जा सकता है, जबकि वी वेग से एम द्रव्यमान वाला कण गति कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको समीकरण चौथा। समझ आया कैसे हुआ, समझ गए। तो ये किसके लिए है, पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को या इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। समझ आया। अब देखो जैसे अब ये कैसे डुअल नेचर का हुआ, उसका एक तो छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बता देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे पत्थर है, ठीक, पत्थर है, यहाँ पे क्या है, ये तालाब है, ठीक। अब ये पत्थर को क्या करोगे आप लोग, इस तालाब में फेंकोगे, ठीक है। जब ये पत्थर को तालाब में फेंकोगे तो देखना ऐसे वेव उत्पन्न होता है ऐसे तरंग होता है कि नहीं होता है, देखे हो ना आप लोग, नहीं देखे होंगे तो ट्राई करके देखना। एक छोटा सा पत्थर लेना, फिर उस पत्थर को क्या करना, तालाब है या जहाँ पे भी पानी थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है वहाँ पे आप लोग फेंक के देखना। तो फेंकोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, ऐसे वेव दिखेगा जो पानी है उस पानी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो पार्टिकल्स है हमारा, ये पत्थर क्या हो गया हमारा, पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, वेव हो गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, दोनों के समान व्यवहार कर रहे हैं ना, वेव की भांति भी और पार्टिकल्स की भांति भी। इसी को डी ब्रॉगली ने अपने इस थ्योरी में बताया है ना, क्लियर है। जबकि जो प्लांक थे, आइंस्टीन थे, दोनों ने अपना अलग अलग नेचर को बताया था, तो वो दोनों को मिला करके डी ब्रॉगली ने एक अपना नया इक्वेशन दिया। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला है, उस इक्वेशन को हम लोग और इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या मिला है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। तो एम यहाँ पे क्या चीज़ को बता रहा है, मास मतलब द्रव्यमान को, इनटू क्या मिला है, वी। तो वी क्या को बता रहा है, वेलोसिटी को, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेमडा निकालोगे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन संवेग, फिर ये क्या हो जाएगा, या तो अब यहाँ से संवेग बराबर निकालो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि इस समीकरण, इस इक्वेशन से हमको स्पष्ट है कि क्या, किसी पार्टिकल्स का संवेग, ठीक है,
किसी पार्टिकल्स का संवेग तरंग, उसकी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ है ना, के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? अब देखो एक चीज़ और ना, अब जो हम यहाँ पे डी ब्रॉगली का इक्वेशन पढ़े हैं तो वो इक्वेशन क्या था, ये जो समीकरण था सभी कणों के लिए, मतलब जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के लिए मान्य हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे कि माइक्रो पार्टिकल्स, जैसे आप लोग को अभी मैं एक एग्जांपल बताई पत्थर का, चाहे आप गेंद ही ले लो, जो क्रिकेट में खेलते हैं गेंद देखे होंगे, वो गेंद भी आप लोग फेंकोगे तो गेंद एक पार्टिकल्स हो गया, और जो ऐसे वो उड़ के जाता है जब हम फेंकते हैं तो उसमें एक वेव उत्पन्न होता है ना। तो आप लोग उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इस पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू किया जा सकता है। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो बड़े पार्टिकल्स में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उस बड़े पार्टिकल्स की जो एम होती है, मास संहति होती है, वो अधिक होने से उनकी जो तरंग दैर्घ्य का मान होता है वो इतना कम हो जाता है कि उन्हें किसी विधि द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए जो डी ब्रॉगली का ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स होता है उस माइक्रो पार्टिकल्स में लागू किया जा सकता है, बट बड़े पार्टिकल्स में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और नहीं उपयोग करने का रीज़न भी आप लोगों को बता दिया गया कि बड़े पार्टिकल्स में इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बोलते हैं जिसको, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या? एविडेंस ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या देख लेते हैं? एविडेंस फॉर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग पढ़े ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं, वे और पार्टिकल्स, तो उसी का ना प्रमाण है कुछ, है ना। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के लिए प्रमाण। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति के लिए प्रमाण। अब देखो दोनों का बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट किसके लिए देखते हैं हम लोग? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स नेचर। देखो पार्टिकल नेचर मतलब कणीय प्रकृति, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग कणीय प्रकृति, ठीक है। देखो कणीय प्रकृति क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना, ये आप लोगों को दिख रहा है ऑर्बिट, ठीक है, इसमें ना जो कोटिंग हुई है या पर्दा, जो भी समझ सकते हो आप लोग, तो इसमें ना जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है, ठीक। क्या हुई है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम जिंक सल्फाइड लगाए हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस पर्दे पे टकराएगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इस पर्दे पे टकराएगा
तो टकराता है तो क्या होता है, इसका धब्बा बन जाता है। ये जहाँ पे भी टकराएगा और जितने बार टकराएगा, कौन, ये इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे जहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है, तो उतना धब्बा यहाँ पे बनते जाएगा। और ये धब्बा जो रहेगा एक विशेष स्थान पर बनेगा, ठीक, एक विशेष स्थान पर बनता है और तरंग के समान पूरे क्षेत्र में फैलते नहीं हैं। मतलब ये पार्टिकल्स हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हो, मान ली जाए कीचड़ देखे हो ना, उसको आप लोग थोड़ा सा उठाना, ठीक है, अगर आराम से आप लोग क्या करोगे, एक जगह पे ऐसे फेंक दोगे धीरे से ना, तो वो क्या करेगा, वो अपने जगह पे जाके स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा और दूसरे जगह नहीं फैलेगा। एकदम गीला भी नहीं लेना है, हल्का गीला मिट्टी जो एक जगह जाके रुक जाए, ऐसे करना है। तो वैसे यहाँ पे ना ये एक पर्दा है, इस पर्दे पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, टकराता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराता है तो क्या करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराएगा उतना धब्बा यहाँ पे क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। और ये जैसे तरंग में क्या हो रहा है, जैसे हम एक पत्थर फेंक रहे हैं या बाल को फेंक रहे हैं तो वो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। तो ये अपने एक जगह पर ही टकराता है और वहाँ पे एक धब्बा बन जाता है। तो ये हो गया क्या, पार्टिकल्स नेचर। मतलब यहाँ पे प्रमाण दिया जा रहा है कि पार्टिकल्स नेचर कैसे होता है। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा पार्टिकल्स नेचर। सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेकेंड देखते हैं वेव नेचर को। वेव नेचर, वेव नेचर में क्या होता है, हम लोगों को एक इक्वेशन मिला, समीकरण क्या मिला है, H/mv मिला है। अब इस इक्वेशन की सहायता से देखें तो जो तरंग लंबाई होती है उसको ज्ञात करना संभव हो जाता है। तरंग लंबाई मतलब जैसे आप लोग को ऐसे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लेमडा बोलते हैं ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, वो इस इक्वेशन जो आया है हमारा, उस इक्वेशन के द्वारा इसको ज्ञात करना संभव हो जाता है, ठीक है। जबकि यह ज्ञात वेग v से घूम रहा हो, v हमारा वेलोसिटी है, तो कहाँ पे घूम रहा है ना, तो हम लोग उसके द्वारा लेमडा निकाल सकते हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य को निकाल सकते हैं। और इस मेथड के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो लंबाई होती है वो हमको कितना प्राप्त होती है, 1.22 आर्मस्ट्रांग प्राप्त होती है, जो कि एक्स जो रेडिएशन होता है उसके समान है, ठीक है, समझ आया। तो ये था प्रमाण, किसका प्रमाण, डुअल नेचर जो पढ़े हैं अभी हम लोग उसका, कि ये वेव और पार्टिकल्स दोनों के समान व्यवहार करता है, तो कैसे करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत।